बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का वर्ड से कोटा लॉन्ग मार्च अब रास्तों की बंदिश के बायस जिला मस्तूंग में एक लग पास है, उसके करीब इस वक्त धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दोपहर को आज एक नाखुशगवार वाक़या हुआ। अगर कामयाब होता तो बहुत खौफनाक हो सकता था। खुदकुश हमलावर ने धरने के करीब खुद को उड़ाया, मगर खुशकिस्मती से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सरदार अख्तर मिंगल समेत मार्च के शुरा महफूज रहे। ऐसे में तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब का कहना है कि हुकूमत BNP के साथ राब्ते में है। सरदार अख्तर मिंगल साहब से अपील है कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें। दीगर टॉपिक्स की भी बात करें तो न सिर्फ ईद के बाद तहरीक इंसाफ ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया हुआ, बल्कि ईद के तीनों दिन अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का इंदिया भी है। मगर इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात में भी शिद्दत आई हुई है। कानूनी टीम से फैसल चौधरी साहब को निकाला गया है। जुनैद अकबर साहब अली यमीन गंडापुर के मुखालिफ समझे जाने वाले आतिफ खान साहब को पेशावर रीजन का सदर बना चुके हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि पार्टी में सब अच्छा नहीं है। और अब ईद के बाद तरीके साहब में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने और अली यमीन गंडापुर साहब को वजारत आला से हटाने की बातें भी हो रही है। दूसरी जानिब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी थोड़ा थोड़ा खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अली यमीन गंडापुर साहब की जानिब से मौलाना फजल रहमान पर जो तेज़ तनकीद का सिलसिला है, तो उस पर JUI फे तो खफा है, मगर अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब उन्होंने कहा कि अपोजिशन अलायंस वक्त की ज़रूरत है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में संजीदगी नज़र नहीं आ रही। उनका हर लीडर मुख्तलिफ बात कर रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर हमने आपसे बात करी है। इसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान दराए सिंध की कनास को लेकर जी हाँ इख्तलाफात में शिद्दत आई हुई है, और इस शिद्दत से मुतल्लिक भी बात करनी है कि कहा जा रहा है कि सदर जरदारी ने खुद 6 नहरें निकालने की मंजूरी दी, और आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इसको डिनाई किया है और वफाक को धमकी भी दी है कि सिंध के मफाद के खिलाफ कोई मनसूबा नहीं बन सकता। हमारे पास वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत भी है, और पीपल्स पार्टी नहरों के मामले में किस हद तक जा सकती है, तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हमारे साथ हैं जी। सेनेटर नासिर भट्ट साहब रहनुमा मुस्लिम वो हमारे साथ हैं। शहला रज़ा साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा वो हमारे साथ होंगे। हुमायूं मोहम्मद साहब ज़रा आप इसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लो, क्योंकि PTI के बगैर कोई गुफ्तगू कंप्लीट ही नहीं हो रही। कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। इससे पहले कि मैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पर आऊँ, मुझे ज़रा थोड़ा आप बताइएगा। मुत्तहद करना था सर आपने अपोजिशन इत्तेहाद को, और लेके एक तहरीक बनानी थी, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद कुछ मुत्तहद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें भी हो रही। ज़रा थोड़ा सा बताइएगा चल क्या रहा है विद इन PTI। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। लेट मी करेक्ट यू जी सर। हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात होती है, उसके बगैर कोई और बात नहीं होती है। तो आपने कहा ना कि कहीं कहीं वो होती है, तो वो हर जगह हर वक्त सिर्फ इसी पार्टी की बात है, उसके अलावा पॉलिटिक्स है ही नहीं। अब आ जाते आगे बात। देखिए, जो मौलाना फजल रहमान साहब या JUI के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातें हो रही है, मेरे ख्याल में इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इट इज गोइंग स्लोली बट श्योरली। वो बड़े आराम आराम से, और उसकी वजह यह है कि हमारे दरमियान में बड़े ब्रिजेस थे, और उन ब्रिजेस को पार करना या उनके अंदर वो जो जो पुल बनाना और उसको आहिस्ता आहिस्ता फिल करना, वो ज़रा आसान काम नहीं था। हमें उनके ऊपर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको हमारे ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने इससे पहले एक लंबा अरसा उनके ऊपर बड़ी तनकीद की और सख्त की, उन्होंने हमारे ऊपर बड़ी तनकीद की और बहुत सख्त की। तो वो सारी चीज़ें चलती रही, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे 80 की और 90 की दिहाई में, खैर उससे ज़रा कम इसमें शिद्दत थी, लेकिन जैसे 80 और 90 की दिहाई में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में होती थी, उससे ज़रा कम। तो ये तो अगर ये दोनों इकट्ठे मिलके चल सकते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर सकते हैं सब चीज़ों के बावजूद, तो फिर हर जगह पे एक गुंजाइश रहती है। मैं ये समझता हूँ कि ईद के बाद, देखिए, मौलाना साहब ने एक बात तो कैटेगोरिकली कही है कि वो हुकूमत के साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है। ना वो फेडरल में और ना वो किसी प्रोविंशियल में करेंगे। उन्होंने कहा है कि नए इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। हमारा भी यही एक मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और खैर हमारा तो मैंडेट का भी था, लेकिन फ्री और फेयर इलेक्शंस पे हम लोग भी रुके हुए हैं। अब जब हम दोनों की मंजिल एक ही है, तो उस बेसिस पे दो चीजें हो सकती है, या हम मिलके एक साथ सफर करें, और या फिर हम अलग अलग उसी एक मंजिल की तरफ सफर करें, लेकिन एंड में कन्वर्ज हम उसी एक जगह पर होंगे। तो उस जगह, और वो है ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट है, तो उस कन्वर्जेंस में प्रेशर तो आएगा ही आएगा। प्रेशर शुरू से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो जहां तक मुझे ऐसे लगता है कि ईद के विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स ये
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और मेरा तो मशवरा मौलाना साहब को ये भी है कि बाज हमारी तरफ से बाज लोग कमेंट्स पास कर लेते हैं, हर जगह कर लेते हैं, छोटे मोटे कमेंट्स हर जगह हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को इग्नोर करें। और आप अगर इमरान खान ने कहा हुआ है कि JUI और मौलाना साहब से बात करें, तो फिर द बेस्ट थिंग आपके लिए ये होगा कि आप डायरेक्ट इमरान खान से मुलाकात करें, ठीक है, और इन सारे काम को खत्म करें। तो उस लिहाज से मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, मगर ये छोटे मोटे कमेंट नहीं है ना सर, वक्त का वजीर आला करता है ना, और जिसके ऊपर वैसे ही बड़े तहफ्फुज़ात हैं। जब ये बोले कि मौलवी चंदा खा जाते हैं तो सीधा गौरी साहब उसका रद्द अमल देते हैं ना सर। थोड़ा सा गुफ्तगू में थोड़ा टाइम ले लें, सारे ही शेर अफजल मरवत बन गए हैं आप लोगों की पार्टी में। मैं आपसे एग्री करता हूं। मेरे लिहाज से अली अमीन साहब को, अगर इमरान खान ने कहा हुआ है कि मौलाना साहब के साथ बातचीत होनी चाहिए और इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए, तो अली अमीन गंडापुर साहब की ये जो कमेंट्स थे, हालांकि वो इनडायरेक्ट थे या जैसे भी थे, उनका अगर निशाना उस तरफ था, दे वर नॉट वारंटेड, वो करना नहीं चाहिए था। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आप बता रहे हैं ना कि जरदारी साहब ने कैनाल्स की वो के बिल्कुल उन्होंने दी थी। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से इनके आपस में फर्क है कि जैसे जरदारी साहब ने अभी रिसेंटली एक शख्स को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दी है और हुकूमत ने उसको मतलब काम सही ना करने पे अपनी पोजीशन से हटा दिया है। तो इन लोगों का आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सारी नेपोटिज्म है। और सर वैसे किसकी बात कर रहे हैं, किसको ओहदे से हटा दिया? एक दूसरे की जरूरत है। थोड़ा क्लियर कर दें सर, किसको ओहदे से हटा दिया काम सही ना करने पे? सर वो एक बैंक है उनके, अब मुझे उनका नाम भूल गया, लेकिन अभी रिसेंटली हुआ है उनको 23 मार्च को उनको सदर साहब ने तमगा दिया है, और उसके मेरे ख्याल में 2-3-4 दिन बाद वो, अब मुझसे नाम भूल गया है। ठीक है, मैं समझ गया। थोड़ी देर में जब आप इनसे बातें करेंगे वो करके आपको बता दूंगा। बिल्कुल, मैं नासिर भट्ट साहब को शामिल कर रहा हूँ, वो आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, वो कहते हैं ईद मेरी सही गुजरनी चाहिए, वाकई पूरे पाकिस्तान की ईद सही गुजरनी चाहिए। भट्ट साहब, मेरी तरफ से आपको एडवांस में ईद मुबारक भी है। भट्ट साहब, सियासी जमातों को मुत्तहिद करने की बातें कर रहे हैं आप लोग, और कौमी सलामती ज़ाहिर बनना भी चाहिए। अब तो पंजाब के बॉर्डर तक भी बात चली गई। मैंने खुद कुछ हमला भी रिपोर्ट कर दिया, आपको बता दिया कि आज नाकाम हुआ, मगर हुआ तो है। एफर्ट नज़र नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो साहब सालसी की पेशकश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तो हैं, मगर हुकूमत किस हद तक जा सकती है, जरा ये बताएं कि इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहा किया जा सकता है? ये ख्वाबों के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भट्ट साहब, सबसे पहले मैं कंडेम करता हूँ ये जो बलूचिस्तान में हुआ है, ये बहुत ही बुरा हुआ है। देखें, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अख्तर मेंगल साहब ने चलो धरना दिया है, एक एहतजाज कर रहा है, अगर उनके उस एहतजाज पे भी एक खुद का हमलावर आ जाता है तो ये ये फिर क्या है? ये तो फिर हमारी बात है ना कि ये पाकिस्तान के दुश्मन लोग हैं, ये गैर मुल्की लोग हैं, ये हिंदुस्तान से और अफ़गानिस्तान से उठ के आ जाते हैं, अफ़गानिस्तान के इनके ताने बाने मिल रहे हैं, ये जो खुदकश हमलावर लोग हैं इनके कोई मुतालबात नहीं, ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं। दूसरी बात, हुमायूं साहब की बातें सुन के मुझे लगता है ये नींद में है, ये ख्वाबों में ये बातें कर रहे हैं। कितनी प्यारी बातें आज कर रहे हैं। जब कुछ नहीं हासिल होता ना फिर ऐसी बातें होती हैं। मौलाना साहब जो है ना, मौलाना साहब जो कुछ आप उनके बारे में कहते हैं ये हल्की फुल्की नहीं है। मौलाना साहब का आपने मैंडेट चोरी कर लिया है, और वो जो वज़ीर आला है वो तो किसी की नहीं सुनता, वो तो इमरान खान की नहीं सुनता जिसका नाम गंडापुर है। उसने कहा था 2 वज़ीर बनाओ, गंडापुर ने कहा मैं नहीं बनाता, ये तो बंदे ठीक नहीं है। बात यह है कि इस वक्त जो हालात हैं PTI के, एक ग्रुप नहीं, उसमें से कोई मुझे तो लगता है कि 10-11 ग्रुप बन रहे हैं। वो जो है ना अपना फवाद, अपना क्या नाम है उनका, चौधरी साहब, जो फवाद चौधरी के भाई हैं, फैसल चौधरी साहब, उनकी फैसल चौधरी जो है वो पहले आपको याद है ना, वो बड़ा बुरा गालियां दे रहा था, किसने मुझे रोका है कि मैं अंदर ना जाऊं, फिर उसको आप उन्होंने टीम से भी निकाल दिया। अब जो है ना अपने जनरल सेक्रेटरी साहब, किसने रोका? उन्होंने रोक दिया सर, उन्होंने रोक दिया सर, वही ना, उसी ने रोका ना। वो सबसे अच्छा आदमी है मेरा ख्याल है, वो इमरान खान, उन्होंने आपस में फैसला कर लिया। उसी ने रोका है कि उन्होंने रोका है? भट्ट साहब, उसी ने रोका है कि उन्होंने रोका है? नहीं, देखे ना,
दो बंदों ने रोका है। मैं फिर एक बात करता हूँ, बात यह है कि वो कहता है कि भाई बाहर आके ये जो तुम हर बंदा अपना लीडर बनने की कोशिश करता है, उसमें वो अकरम राजा साहब है, उनको ये परेशानी है कि यार ये किधर आ जाते हैं। अब उन्होंने हर चीज़ अपने हाथ में ले लिया, और कोर्ट में याद रखें ये बड़ा बात होती है जी, कोर्ट हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? भाई हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि आप बाहर आके बातें नहीं करेंगे, इन्होंने लिख के दिया है सुलेमान अकरम राजा साहब ने कि जब देखें दो बंदों में डिस्प्यूट होता है ना, तो वो दोनों जब राजी होकर कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं जी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इन्होंने सुलेमान अकरम राजा साहब ने लिख के दिया कि भाई अब हम बिल्कुल बाहर आके कोई बात नहीं करेगा, कोई सियासी बात नहीं होगी, बाहर आके कोई किसकी डिस्कशन नहीं होगी, ये लिख के दिया है सुलेमान अकरम राजा ने। उसने ये फैसला किया कि जो, और एक और बात भी कही कि जिनके नाम मैं लिख के दूंगा वो अंदर जाएंगे। और उसके बाद आपने देखा वो बाबर वान साहब ने कहा कि मुझे क्यों रोका? भाई आप समझा करें ना भट्ट साहब, आपको सब पता है। जेल सुपरिटेंडेंट ने शर्त रखी। नहीं, जेल सुपरिटेंडेंट कौन होता है ये शर्त रखने वाला? जेल सुपरिटेंडेंट का क्या ताल्लुक है जेल के बाद सियासी गुफ्तगू हो या ना हो? ये उसका ताल्लुक नहीं है, उसकी दरखास्त में है ये ना सर, उसकी दरखास्त में मैंने पढ़ी है वो दरखास्त। प्लीज, अगर जेल सुपरिटेंडेंट ये कहता है कि इधर कोई ना आए, तो मैं जाके कहूँ हाँ जी ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है, तो फिर मेरा कसूर है ना? आप लोगों ने मैं उसकी बात मान रहा हूँ ना। जेल सुपरिटेंडेंट को सियासी तो नहीं कर दी, अदालत मान रही है ना, क्या करें? नहीं, ये मैं आपको बताऊं, बानी पीटीआई ने देखा कि ये लोग मुझे बाहर तो नहीं निकाल रहे, एक साल से अपनी सियासत अपने आप को लीडर बना रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरा एक एजेंडा है, मैंने जेल से बाहर आना है। तो फिर मैंने सुलेमान अकरम राजा ने कहा मैं सबसे अच्छा वकील हूं, मैं कुछ करता हूं, इनको फारिग करो। तो उसने कहा ठीक है, तुम लिख दो कि बाहर आके भी कोई बात नहीं करेगा, और उसके लिखे के बगैर कोई बंदा अंदर भी नहीं जाएगा। मुलाकात नहीं करवाई, ठीक है, लिखे की भी मुलाकात नहीं करवाई। बट सब ना करे ना ऐसे। आपको मेरा ख्याल है आपने आंखें बंद कर ली है। अख्तर मेंगल सड़क पर इस वक्त खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं ईद की नमाज भी मैंने सड़क पर पढ़नी है अगर मेरे मुतालबात नहीं माने गए, अगर कोयटा का रास्ता नहीं खोला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तोल रही है ईद के बाद सड़क पर आने पे। सर मेरी बात तो सुन ले सर, हर तरफ से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, आपको कोई खतरा ही महसूस नहीं हो रहा? देखे ऐसी जो अपोजिशन हमें मिली है ना, ये पीटीआई बानी की सूरत में ऐसी अपोजिशन हुकूमत को मिले तो 5 साल उसको कुछ नहीं होता। ये आपस में एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, कभी वो शेब शहीन को मार पड़ती है, फैसल चौधरी उसको इतना कि मारता है, वो उधर जाके बानी पीटीआई दोनों की सुलह करा देता है कि भाई कोई बात नहीं। असल में वो बानी पीटीआई कहता है बच्चों अगर मेरे लिए नहीं कुछ करोगे तो एक दूसरे को मारोगे तो मैं तुम्हारा यही हाल करूंगा। अब इनके जूतियों में दाल बट रही है, ये बिल्कुल फारग हो गए हैं। मौलाना साहब कहते हैं मेरा मैंडेट वापस करो के में जो लिया है, और वो जो जिसका नाम है ना गंडापुर, उसकी देखे ना, उसकी तो पर्सनल है ना, ठीक है बट साहब आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे मौके दिए हैं कि उनका मजाक उड़ाया जाए, ठट्टा उड़ाया जाए, हंसी उड़ाया जाए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं हुमायूं महमूद साहब भी इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री हैं। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, शैला रजा साहबा को ज़रा मैं गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। शैला साहबा, नेशनल कंसेंसस के लिए बिलावल भुट्टो साहब ने अपने आप को पेश किया है, वो आगे भी आए हैं। क्या बिलावल भुट्टो साहब के पास मुकम्मल मैंडेट है? मुकम्मल मैंडेट से मुराद आप समझ रही हैं ना सिर्फ अपने अलाइज का यानी नून लीग का और इस्टेब्लिशमेंट का तमाम है, आप समझते हैं वो इमरान खान साहब को कायल करने के लिए अडयाला भी जा सकते हैं? देखें कहाँ जा सकते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग पे यकीन रखती है और उसमें इस कस्म की फजूल कस्म की ख्यालात नहीं है कि हमें इससे नहीं बात करनी चाहिए, उससे नहीं करनी चाहिए। हम ये समझते हैं जिसके पार्टी का कोई एक कैंडिडेट भी जीता है हमें उससे बात करनी चाहिए, और इसीलिए हम जो है 126 मेंबर के साथ 18वीं तरमीम करने में भी कामयाब हुए, और हमने उस वक्त ऑपरेशन भी किया और हमने एक 5 साल मुकम्मल किए। तो मैं ये समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये जज्बा होना चाहिए कि वो बात करें। जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक दूसरे के साथ खड़े हो गए सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। अब 3 बातें थीं जिनको मैंने नोट किया था कि मुझे उनको रिप्लाई करना है। एक बात ये कि काश तहरीक इंसाफ की ये बात सामने आती कि जी उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल एक फ़ैसला कर लिया, सारी पार्टी एक पेज पे है। तहरीक इंसाफ बिल्कुल डिस्कशन में, लेकिन इस तरह से कि जैसे उन्होंने कहा कि
फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को मारा और राजा सलमान अकरम राजा जो है वो खड़े देखते रह गए और बाबर रवान अंदर चले गए। फिर उन्होंने अंदर जाके कानापूसी भी की इमरान से। फिर उसके बाद ये कि फैसल चौधरी निकल गए। फिर उससे पहले ये हुआ कि अलीमा खान साहिबा ने वकीलों को झाड़ा, नज़ीर पंजोथा वगैरह को। फिर उससे पहले ये हो रहा था कि अलीमा साहिबा ने जो है मशाल साहिबा को झाड़ा। फिर अंदर से ये हो रहा था कि इमरान खान किसी से भी खुश नहीं है। फिर ये हो रहा था कि वहाँ से शौकत यूसुफजई कहते थे कि उषा बीबी की नहीं चलनी चाहिए, इनकी चलनी चाहिए गंडापुर की। तो देखिए साजे की हंडिया चौराहे में फूट गई है। तो हर कोई उस डिश की तरफ देख रहा है कि इसमें क्या क्या था, अदरवाइज उसकी स्ट्रांगनेस पे बात नहीं हो रही है। तो मेमन साहब को ये वाला जिक्र मुबारक हो। अब दूसरी बात जो है वो ये थी कि ये बात की गई कि जरदारी साहब ने उसकी मंजूरी दी है। देखिए इनको पहले तो ये समझना चाहिए कि सेरेमोनियल हैसियत क्या होती है। ना तो ये नहरों का मंसूबा जो है कैबिनेट में आया और ना ही कैबिनेट से पास होकर वजीर आज़म के दस्तखत से सदर के पास गया। अगर ऐसा भी होता और सदर उसको अपोज करते फिर भी कैबिनेट उसको दोबारा से कर सकती थी। उसकी एक ड्यूरेशन होती है, तरीक़ाकार होता है। सदर के पास ये नहीं आया। सदर को ब्रीफिंग दी गई थी किसी जानिब से, उस पे सदर ने उस ब्रीफिंग को सुन लिया। ये फैसला जब तक के सूबे के साथ बिठा के नहीं होगा। इसके बाद यानी कहीं मंजूरी नहीं दी सदर साहब ने कि ये 6 नहरें बननी चाहिए और तमाम सूबों की नुमाइंदगी उसमें हो, और ये कहीं उन्होंने नहीं कहा कि फौरन से पहले फंड जनरेट करो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे ना, मुझे क्लियर कर दें आप, कहीं ऐसा नहीं है कि सदर साहब ने कहा हो? मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ कि सदर पाबंद होते अगर कैबिनेट से अप्रूव होकर वजीर आजम के साइन से आता कि वो साइन कर दें, और अगर वो नहीं भी करते तो एक ड्यूरेशन के बाद ये ऑटोमेटिकली हो जाता, क्योंकि सदर का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ये है सारी वो तो है असेंबलीज, लेकिन कैबिनेट के मंजूरी से जो चीज सदर के पास जाए सदर उसके पाबंद होते हैं वजीर आजम के दस्तखत के बाद कि वो करें। तो ये जो अगर नहीं करेंगे तो एक ड्यूरेशन के बाद वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये उनको ब्रीफिंग, मैडम मेरी बात सुनिए, ये मैं बता रही हूँ आपको, ये उनको ब्रीफिंग दी गई थी। और 4 नहरें नहीं है, 4 नहरें पहले की एक तरीक़ाकार था, 2 नहरें हैं। उस पे जब तक आपने उसे सीसीआई में नहीं लाए तो उस पे कंसेंसस तो बिल्ड नहीं हुआ। इरसा में आपने रखा, तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि इरसा में जब ये आया तो इरसा में सिंध का एक मेंबर है। हालांकि पानी जो है वो केपी का भी मुतासिर होगा, सेंट्रल पंजाब का भी मुतासिर होगा, क्योंकि सेंट्रल पंजाब में पहले ही एक तो पंजाब में जो एग्रीकल्चरल ज़मीन लैंड है उसको पहले ही कोऑपरेटिव में चेंज किया जा रहा है। इवन पिंडी में भी जो थोड़ी बहुत थी उसमें भी सारा कंक्रीट में चेंज हो गया और थोड़ी बहुत। तो अब आप मुझे बताएं कि सेंट्रल पंजाब का छोटा ग्रोअर क्या करेगा जब उसकी ज़मीन को पानी नहीं मिलेगा। मेरे सवाल का जवाब देने मैंने ब्रेक पे जाना। बिलावल साहब का मैंडेट है पीटीआई को कॉल कायल करने का? मैं समझती हूँ कि हम जो है हमने नून लीग से पूछ लिया है, उनको कोई एतराज नहीं है और पीपल्स पार्टी बात करना चाहती है और ये एक हुज्जत है। देखिए एक ये हुज्जत है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि तमाम लोग एक पेज पे हो जाएं, अदरवाइज अवाम तो जीना चाहती है, अवाम सुकून चाहती है, अवाम टेररिज्म से नफरत करती है, वरना टेररिस्ट को छुप के एस्टैब्लिशमेंट से भी पूछ लिया, एस्टैब्लिशमेंट से भी पूछ लिया। मेरा ख्याल है कि सब लोग एक पेज पे हैं। जब हम सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी काउंसिल की, तो उसका मतलब ये है कि सबको बुलाया गया था और पहले मरहले पे डिसीजन के बजाय ये दिखाया गया था कि ये हादसा जिसकी कमेंट्री इंडिया खुश हो रहा है और वो कर रहा है, तो उसमें हम सब लोग एक पेज पे इसके खिलाफ। कुछ लोग नहीं आए, वो उसी तरह खुश होते हैं कि बहुत लोग हैं, वो बहुत लोग हैं शैला रज़ा साहिबा, उन लोगों को लाना जरूरी है। ये बिलावल साहब की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मैं ये कहती हूँ कि कुछ लोग जिनको आना चाहिए था वो नहीं आए, ठीक है, उनको आना चाहिए, क्योंकि मुल्क सबसे पहले है। शख्सियात बाद में होती हैं, तहरीक बाद में होती है और सबसे पहले मुल्क होता है, एजेंडा बाद में होता है कोई सा भी। और अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी शख्स के लिए किसी मुल्क की कांग्रेस में कोई तहरीक लाकर कामयाब हो सकते हैं, आप मुल्क में दहशतगर्दी हो उसको आप उसी तरह से सपोर्ट करें जैसे भारत कर रहा है। मुल्क सबसे पहले है, कौमी सलामती सबसे पहले है, ये सब है। अगर बहुत अच्छा होता अगर ये कहीं ना कहीं अगर अकल प्रिवेल कर रही होती ना,
तो एक छोटी सी और ख्वाहिश मैं चाह रही थी कि आप मुझे अगले सेगमेंट में, मैं आ रहा हूं अगले आपके पास। सेगमेंट में, अगले सेगमेंट मैं चाहती हूँ अगले सेगमेंट में जो इरसा वाली बात है और सीसीआई वाली बात है, दोबारा आ आप उसमें मुझे जाऊंगा, मौका मैं दीजिए। दोबारा आपसे बात कर लेता हूँ, मैं दोबारा से मेरे का फिर भी अच्छा बात हुई कि तमाम मिल जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुल्क के लिए सब है, तो उससे पहले एक छोटा सा एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने स्पीकर कौमी असम्बली के सामने जाके ये कहा कि हमें इमरान खान साहब से मुलाकात करा दें, आज मंगल का दिन भी है, मुलाकात भी हो सकती है और 11:30 बजे इजलास है, उससे पहले मुलाकात करें, नहीं करवाएगी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ नीयत के अंदर भी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की हिलजुल ज़रूर है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। हुमायूं महमूद साहब, ज़रा मुझे आप बताइएगा, ये शेर अफजल मरवत साहब खैर अब पार्टी का हिस्सा नहीं है, मगर अब वो भी बाकायदा तौर पर फैसल वाडा साहब जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बड़ी उनकी डेवलप हो गई है। ये अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनता जा रहा है। आप मुझे बताएं इसमें क्या हकीकत है, वो कितने को करीब हो गए हैं फैसल वाडा साहब वाले ग्रुप पे, और ये भी बताइएगा इस्लामाबाद में मुसलसल क्या कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब? देखिए, एक तो मैं वो नाम जो है ना, वो डॉक्टर मोहम्मद गुलाम अली हैं, उनको मिला था अवार्ड सदर साहब से आला कारकर्दगी पे, और उसके फौरन बाद उनको नाकिस कारकर्दगी पे निकाल दिया गया था। तो इनमें से कोई गलत है, और या फिर वही वाली बात है कि हाथ जोड़ लेते हैं हम लोग भी, ठीक है। अच्छा, साहब वो रिटायर्ड हो गए, आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। नासिर साहब, शैला रजा साहब ने कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना नॉमिनेट, और ये उसमें ये विद रिस्पेक्ट टू ये जो पानी की बात कर रहे थे, 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में सदर साहब की जेर सदारत ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान का एक इवेंट हुआ था। उसमें उनको ब्रीफिंग हुई थी, उसमें 6 कैनाल्स की जो मंजूरी थी वो सदर साहब ने दी थी, जिनमें थर कैनाल, चोलिस्तान कैनाल, जिसमें वो ग्रेटर थर कैनाल, ये कोई 6 एक कैनाल थे जिनकी मंजूरी दी गई थी, और उस बेसिस पे था। बाद में इनको, अच्छा ये इनकी मजबूरी थी, ये नहीं था कि वो देना चाहते थे, ये उनकी मजबूरी थी, उनको हाँ करना था, वो आप समझ गए क्यों कहना था। अब उसके बाद जब बैकलैश आया उसमें सिंध में, तो वहां पे इन लोगों ने फिर अपने आप को पलटा मारा, ठीक है, और उस जगह पे ये कह रहे हैं। लेकिन अभी हम थोड़ी देर के लिए पीछे चले जाते हैं, 2011-12 में चले जाते हैं, थोड़ा सा वो करके, वहां पे विकी लीक्स आती है, और विकी लीक्स में एक चीज आती है, और आज, और उसको अगर आप करेंगे तो आपको लोगों की जो फितरत है ना वो पता चल जाएगी। वो क्या थी उसमें, वो ये थी कि अमेरिकन को कहते थे कि आप आके अंदर से कहते थे आप आके ड्रोन अटैक करो और हम यहाँ ऊपर से शोर मचाते रहेंगे। इधर भी ये कि आप कैनाल बनाते जाओ, हम ऊपर से शोर मचाते जाएंगे, ठीक है। और ये उस दिन जीडीए की सारा बानो भी हमसे बात करी थी कि स्टार्ट जारी पता जीडीए ने लिया, उधर की कॉम्प्रेस जमातों ने लिया, और अब जाके 3 दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको टेकअप किया और एहतजाज किया। मेरा जरा सवाल का जवाब दे देना, ताकि मैं फिर एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ूंगा तो तमाम चीजें साथ कर लूंगा। अच्छा, सबसे पहले फैसल चौधरी साहब, ही इज अ वंडरफुल मैन, अ गुड लॉयर, बट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पीटीआई टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ठीक है, वो उनके भाई पीटीआई में थे, अभी वो पीटीआई से फिलहाल इसलिए बाहर हैं कि इमरान खान ने कहा था कि ये सब लोग जब वो इमरान खान बताएंगे तो ये लोग वापस आएंगे, अदरवाइज जो छोड़कर गए हैं वो बगैर शेख शहीन को मारा है ना, ये भी बताए ना, बदतमीजी किया है। आप क्या तो स्टेज पे चढ़े हुए कारकुन को मार देते हैं, सब्र करें ना करें भट्ट साहब, मुझे सारी चीजें याद है। नहीं, हमने कभी नहीं किया। मैंने कहा क्यों मारा, जरा क्लियर बता दें। मैं आपको बाद में बताता हूँ, आपसे डर लगता है, वो क्या पता चलता है कब आप नासिर भट्ट से गुल्लू भट्ट बन जाए। हमारा मसला ये भट्टों की सबसे सुपरलेटिव फॉर्म है नासिर भट्ट साहब। मैं हुमायूं भाई गारंटी देता हूँ, मैं इनको बड़े भाई का दर्जा देता हूँ, बहुत उम्दा है। आप मुझे जरा बताइए, शेर अफजल मरवत साहब फैसल वाडा क्यों बन गए हैं? एक से भट्ट साहब आ रहा हूँ आपके पास, जरा बात कर। ऐसा है कि शेर अफजल मरवत साहब वो जो बयान देना चाहते हैं वो शौक से दे दे। 2 चीजें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि इसके अंदर इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को इलेक्टेबल बनाती है, तो इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा, किसी किस्म का फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा, वो उनकी ख्वाहिश रह जाएगी। और रही बात यह, शेर अफजल मरवत साहब
उनको जो भी इज्जत मिली है अल्लाह उनको और इज्जत दे, लेकिन उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वो था। जिस दिन उन्हें छोड़ा वो परवेज खटक से बड़ी पर्सनालिटी नहीं है, बिल्कुल वो तो उनका वो हशर देख लें, तो कोशिश करें कि मतलब विद इन लिमिट्स रहे, अपना एंजॉय करें जब तक। उसूलन तो उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन चलो अगर वो एमएनए रहना चाहते हैं रहे, लेकिन लिमिट्स। ओके, मैं भट्ट साहब आपके पास सवाल लाने से पहले जरा तलाल चौधरी साहब हमारे वजीर मुमलिकत बराए दाखिला है, जरा क्लिप सुनवाना चाहता हूँ, फिर उस पर हमने बात करनी है। जरा सुनवाएं जी प्लीज। 2015 से लेकर 25 तक 10 साल में पीटीआई पर कभी दहशतगर्दों ने ना किसी रहनुमा पे हमला किया है, ना किसी ओहदेदार पे हमला किया है, ना उनको कभी कुछ कहा है। सब के सब निशाने पर है दहशतगर्दी के। अगर कोई एक नहीं है तो वो पीटीआई और उसकी जमात के लोग नहीं है। बट साहब ये कोई तरीका है बात करने का? ये क्राइटेरिया है? ये वजीर मुमलिकत बराए दाखिला के जुमले नहीं देखे कि इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ है कि उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। मेरे मुंह में बहुत कुछ आ सकता है बहुत से हमलों के हवाले से, बट साहब इसको कंडेम करना चाहिए आप जैसे बंदे को कि वजीर दाखिला का ये काम नहीं बनता। मुझे आप बताएं कतर में किसने, जब वज़ीर-ए-आज़म ये था मुसल्लत हुआ था इमरान, कतर ने किन्होंने मुज़ाकरात करके तो यहाँ से 3-4 हज़ार तालिबान को छोड़ा। इजाजत किसने दी थी? शहबाज शरीफ थे, बिलावल भुट्टो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, और वो 4000 अफराद आए भी नहीं। आए तो खुदा का वास्ता आप सच्ची बात, मैं पीका कानून आप पे लग जाएगा। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, उसने इजाजत दी, मुझे दे दी उसमें शामिल है। आपने मुझे सीधा प्रोग्राम में पीका की धमकी दे दी है। आप खुदा का वास्ता है, तो आपको इतनी दिलेरी। वज़ीर-ए-आज़म कौन था? देखे अच्छा, ये वो शख्स है जिसका नाम इमरान है। ये जब उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म था, कोई मीटिंग होती थी सिक्योरिटी की, ये आता ही नहीं था। 2-2 घंटे इसका इंतजार होता था। ठीक है, ये आता ही नहीं। ये अजीब आदत का आदमी है। ये उसी ने किया, ये वही हम ले रहे हैं सारी सजाएं। आप ये ना कहें वो उस वक्त वही था। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है एक दिन आप प्रोग्राम करें, मरवत साहब को और रमाइया साहब को उठाएं, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा दोनों को उठाएं, आप एक दूसरे के हालात आपको नजर आएंगे। मरवत साहब के क्या, आप मुझे बताएं, कौम प्रेस जमात के रहनुमा है जी मेंगल साहब, वो इस वक्त सड़क पर हैं जी, और दरिया सिंध में कैनाल वाला मसला भी है। पीपल्स पार्टी भी एहतजाज कर रही है और वो भी कह रही है कि हर हद तक जाएंगे। इतने ज़्यादा महाज है, मौलाना भी पीटीआई के साथ मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। सर आप इतना पुरसुकून क्यों है, मुझे ये तो बता दें। साईं बहुत तगड़ा है आपका। देखिए पहले तो मैंने पहले तो एक बात का जवाब दूं। वो जो आपने कैनाल वाली बात की है कि ये जमहूरियत में ना ऐसा होता है, जब कोई चीज़ जिस पे भी कोई एतराज़ होता है, जमहूरियत का हुस्न है, फिर वो बैठ के हल हो जाता है। ये तो होती है जमहूरियत। ये शख्स है जो बानी पीटीआई है, ना किसी के साथ बैठता है, ना किसी के साथ बात करता है, अकेला ही बना रहता है। वो अकेले सोलो फ्लाइट लेता है। आप उसका रिकॉर्ड देख लें, वो किसी के साथ बैठे आज तक। ये एक अजीब किस्म की मंतक है इस शख्स की। इसको कोई समझ नहीं कि ये समझता है मैं, अल्लाह माफ करे इसकी, वो एक मैंने कहती है ना कि पहले इमरान है, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अस्तगफुरुल्लाह, इसको ये बताएं कि हर लीडर पीछे है, सबसे पहले पाकिस्तान है। ओके मयूर साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, तो जल्दी से कर देते हैं। शैला साहबा के पास जाता हूं। भट्ट साहब आ गया, रिस्पॉन्ड आ रहा है आपका। 2 सेकंड की बात करूंगा। अगर इमरान खान भट्ट साहब की उसमें से हटा देना, भट्ट साहब ने टोटल 5 लफ्ज बोले इमरान खान के अलावा। ठीक है जी शहला रज़ा साहब, आप मेरी सुने जी, आपके जितने, एक छोटी सी बात, एक बात मैं कर लूं फिर आप करें बात। ये जितना जिस हालात में हम पहुंचे हैं ना, हर जगह इसी की कहते हैं खराबियां, इसने इस पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाया। ठीक है, खराबियां बतानी पड़ती हैं, इसके जो हालात पाकिस्तान में क्यों बताने पड़ते हैं। दिल मेरा भी करता है, मुसल्लत हुआ उसके बाद से पाकिस्तान इस हालत में। दिल मेरा भी करता है कि मैं आपसे पूछूं, अप्रैल 2022 के बाद आप लोगों ने उन मुबैना 4000 तालिबान जिनको सेटल किया, उसमें से कितने गिरफ्तार किए, कितने कहाँ है, उसकी लिस्ट कहाँ है जो आए थे। नहीं, मेरा छोड़ा क्यों ये सवाल। और सर मैं कहता हूँ छोड़ा ही नहीं है। इसने छोड़ा क्यों? मैं कहता हूँ छोड़ा ही नहीं है। आप सिर्फ इमरान खान को ला ही नहीं सकते उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अपने आप को निकाले बगैर। ये कदम इतना बड़ा हो ही नहीं सकता। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था, सिक्योरिटी कमेटी का, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी ना कि इस शख्स की कार्रवाई है। अच्छा ठीक है भट्ट साहब, मैं आ गया। बिलावल साहब थे, मेरी सुने,
मीटिंग रजामंदी जाहिर की। ये वहां भी नहीं आया, लेकिन अब साइन किसने किए, प्राइम मिनिस्टर कौन था ये बता दें। चले मैं सारी बातें छोड़ता हूं। साइन भी कोई नहीं हुए बट साहब, कहीं है वो डॉक्यूमेंट इधर दिखा दें, तो इसका मतलब वालों का मुंह बंद करा दे। फिर वही था, एक खिलौना था वो आजकल। आजकल फैसल चौधरी साहब, अच्छा ठीक है, मैंने अभी किसी की बात नहीं सुनी। शैला साहब प्लीज, खिलौना लेके घूमते हैं झुंझुना, तो वो झुंझुना भाई मुझे पेका की धमकी मिल चुकी है, झुंझुना लेके घूमता था। अच्छा ठीक है भट्ट साहब, जी 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 शैला साहब, हालत है ये झुंझुना लेके। भट्ट साहब आपको पेका की कसम है, चुप कर जाएं। जी शैला साहब आप जरा रिस्पॉन्ड करना चाहती, जरा करें तसल्ली से, मैं सुनना चाह रहा हूं। अच्छा, मैं 2-3 बातें करती हूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई में फ़र्क ये है कि ये लीक्स और लॉबीज पे यकीन रखते हैं, हम पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था, अगर इनको नहीं मालूम, उस वक्त ये सियासी नहीं हुए थे, कि आप हमें ड्रोन दें, हम खुद करेंगे, हम खुद कार्रवाई करेंगे। अब ये लीक्स और लॉबीज इन्हीं की होती हैं, महंगी महंगी, ठीक है। अब दूसरी जो बात है, अगर लीक्स की बात है तो लीक्स से ज़्यादा ऑथेंटिक वुहान का भी मामलात हैं, जहाँ पे क्रिकेट के ऊपर क्या क्या हुआ, कौन कौन सी जैकेट पहन के खेला गया, वो भी कभी इनकी नज़र से नहीं गुजरा होगा। अब जो वोटन में, सॉरी नॉट वुहान, तो अब जो दूसरी बात है वो मैं ये कहूँगी कि सदर मुमलिकत को दोबारा इनसे पूछती हूँ, किसने ब्रीफिंग दी? क्या काबीना ने ब्रीफिंग दी? वज़ीर आज़म ने ब्रीफिंग दी? किसने ब्रीफिंग दी? ब्रीफिंग कोई भी दे सकता है, मैं उसकी तारीफ भी कर सकती हूँ, नहीं भी कर सकती। फिजिबल जो है इसका होने का फैसला सूबे मिलकर बैठ के करेंगे, ठीक है। ये बात इन्हें समझनी चाहिए, ठीक है। और कैबिनेट से ये बात अप्रूव होके नहीं गई है, अगर अप्रूव होके गई है मैं सियासत छोड़ दूंगी। फिर ये क्यों कर रहे हैं? वज़ीर आज़म से आप पूछे वो नहीं फिर चाहिए, क्यों कर रहे हैं? और एक बात और, मैं मुझे सादा सा जवाब दे देना, अवामी सवाल का जवाब दे दे। मैं इससे बड़ी बात आपके साथ धोखा कर रहे हैं, मैं इससे बड़ी बात कर रही हूँ आपसे। नहीं, जब इसकी इनॉग्रेशन हो गई, चोलिस्तान के रेजिडेंट जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं, और वहाँ पे एडवोकेट जनरल लाहौर भी गए थे, और उनको बुलाकर लाहौर हाई कोर्ट में ये बात की गई कि जब तक चोलिस्तान के लोग राजी ना हो उनके साथ ज़बरदस्ती ना की जाए, और वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने यही कहा कि हम इनकी मर्जी देखेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि जब इरसा जो है, जिसको हमने कभी भी नहीं माना, वहाँ पे नून लीग, वहाँ पे पीटीआई ने भी इसे फेवर किया है, वहाँ पे सिर्फ सिंध का एक वोट नहीं था जो इसके खिलाफ था। इधर तो सुना पंजाब हुकूमत ने बजट एलोकेट कर दिया नहरों के लिए, इधर तो सुना पंजाब हुकूमत ने बजट कर दिया। अच्छा, और एक बात और इनको बताती हूँ कि 6 नहरें नहीं है, 4 पहले वाली बात थी, उस पर भी हमने अपना हमेशा रद्द अमल दिया। हमारी वजह से काला बाग नहीं बना, हमारी वजह से जो है परवेज मुशर्रफ को नीचे होना पड़ा, और ये सारी जीडीए वीडीए, ये कौन सी आप जिनके नाम ले रहे हैं खवातीन, ये सारे मुशर्रफ के साथ काला बाग बना रहे थे, या हम थे। ठीक है, उनकी तारीख आप हमें ना बताएं। ओके, ठीक है। और एक बात और मैं कहूँ, मैं दोबारा कहूंगी, सदर की सेरेमोनियल हैसियत होती है, वो अवार्ड देते हैं, नॉमिनेशन और सिलेक्शन कहीं और होता है, और इसका बाकायदा एक इदारा होता है जो नीचे चल रहा होता है, और वो वहाँ से एवेलुएट होकर आते हैं, सही गलत। आप नॉमिनेशन, आप अवार्ड वाली बात तो अगर फिल्म इंडस्ट्री में भी देखें तो कोई कुछ नहीं होता। ओके शैला साहब, हिमायू साहब, मुझे आपसे कोई आंसर लेना है और फिर मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। मुझे आप जरा जल्दी से बताइएगा, एक तो आपने रिस्पॉन्ड करना तो क्विकली वो 15 सेकंड में कर दें, दूसरा ये जो एक्ट कांग्रेस में पेश किया गया है, पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं। का पूछ रहे, वो छुनछुना लेके घूमता है सर, वो कल मेरे प्रोग्राम में थे, मैं आपको बताऊंगा। पीटीआई से हूं। नहीं, वो मैंने उनका डेजिग्नेशन भी सामने, वही तारुफ भी लिखा हुआ था कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। हिमायू मोहम्मद साहब, जरा बताइए, जो एक्ट कांग्रेस में पेश किया गया, पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं, बकौल अली मोहम्मद खान साहब कि चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल भी इस बिल को सपोर्ट नहीं करते, तो सब फिर आरिफ अलवी, सज्जाद बरकी, आतिफ खान, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, इनकी कंपेन का क्या हुआ फिर? देखिए, इस तरह है, ये जो बेसिकली ये जो बिल पास जो हुआ है, इसके पीछे आप ये जरूर कह सकते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी, खासतौर पे वहाँ पे जो अपना है, जो नॉर्थ अमेरिकन ऑल पाकिस्तान डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उनके लोग हैं, और उनमें से 90% या 95% जो हैं वो प्रो पीटीआई हैं। दे आर प्रो पीटीआई बट दे आर नॉट पीटीआई। देखिए, पीटीआई का मेंबर होना और पीटीआई को सपोर्ट करना या उसको पसंद करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई वो नहीं है, उस लिहाज से कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा, इसके पीछे अगर आप देखा जाए तो आप ये देख लें कि आप इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट को देख लें, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान में
इस वक्त जो है वो आमरीत है। इस वक्त पाकिस्तान में जो पहले होता था ना हाइब्रिड डेमोक्रेसी, जो 2008 में भी थी, 2013 में भी थी, 2018 में भी थी, 1990 में भी थी, 80s में भी थी, ये थ्रू आउट होती थी। वो कहते हैं कि वो जो था वो हाइब्रिड डेमोक्रेसी थी। ज़ियाउल हक, उससे पहले अयूब खान, उसके बाद मुशर्रफ, और उसके बाद ये वाला जो दौर है ये आमरीत के दौर है बकौल मैं आपको बता रहा हूँ ये इंटरनेशनल उसके। अच्छा, उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑप्रेसिव रिजीम है। 2018 का दौर आमरीत का था। ठीक है ना, आप थोड़ा सा पढ़ लेना ना, पढ़ के आ जाया करें। सॉरी भट्ट साहब। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो जब ये सारी चीजों को देखें, यहाँ पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट डबल हो गई, यहाँ पे आपकी पॉवर्टी डबल हो गई है, सारी चीजें ज्यादा हो रही है। इस बेसिस पे उन लोगों ने जब ये सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिस तरीके से, याद रखिए, जो आप इस बिल को सपोर्ट करते कि नहीं करते? उसमें 1 मिनट का बहस पार्लियामेंट में नहीं हुआ। ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसमें 1 मिनट का बहस पार्लियामेंट में नहीं हुआ। ओके, ठीक है भाई साहब। शैला रज़ा साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं, जरा जल्दी से कर देंगी शैला साहब। जी, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए अगर इनका चेहरा देखना है तो मौलाना, जिनकी आजकल ये खुशामद कर रहे हैं, उनसे पता चल जाएगा कि उसमें पूरे राजी थे। जहां तक बात है जॉब्स ना होना, जहां तक बात है मसाइल होना, तो जो चीज आपने पकाई थी, हंडिया का ढक्कन खुल चुका था, उसके बाद हमने सही किया। जी भट्ट साहब आप कुछ रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। भाई ये इनसे पूछे 2018 का दौर अमरीत का दौर था या क्या दौर था? इन्होंने जो कुछ किया हमें, मैं फिर कहता हूँ कि ये शख्स अगर मुसल्लत ना होता 2018 में, आज पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होता, जमहूरियत भी होती, लोग भी खुश होते इस शख्स के आने से। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्ट साहब। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, इस ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस्लाम में सिर्फ यही कहेंगे कि चाहे बलूचिस्तान का अख्तर मेंगल साहब का धरना हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहरों के हवाले से एहतजाज, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ईद के बाद एहतजाज की कौल, इन तमाम चीज़ों का बेहतरीन हल ये है कि सड़क पर आने से पहले अगर गुफ्तगू कर ली जाए, मुज़ाकरात कर लिए जाए, तो चीज़ें शायद बेहतर अंदाज के अंदर समेटी जा सकती हैं। सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, सेनेटर नासिर भट्ट साहब, शैला रज़ा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।